कच्चे मकान में एक जवान लड़की अपनी मकान की छत को लगातार देख रही है। तभी उसकी माँ उसके पास आती है। क्या देख रही है पावनी? माँ, ये मकान कब से है? मतलब क्या क्या पूछती रहती है। बताओ ना माँ, ये मकान कब से है? मुझे नहीं पता, जब मैं इस घर में ब्याह कर आई थी उससे भी पहले से है। और आपको पता है कि ये मकान कच्चा होने के बाद भी क्यों खड़ा है अब तक? अब मुझे क्या पता, क्योंकि पुराने जमाने के लोगों की कमाल की इंजीनियरिंग होती थी। देखो ना, एक एक कॉलम की जगह रखी है लकड़ियां, कितने सही तरीके से रखी गई हैं। और दीवारों को देखो, ऐसा लगता है कि ओ इंजीनियर मेम साहब, मैं ये कहने आई थी कि खाना बन गया है, चल आजा रोटी खा ले। ठीक है, आती हूँ। ये कहानी है कमला और उसकी बेटी पावनी की। पावनी शहर के एक बड़े कॉलेज से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी, जबकि उसकी माँ कमला गांव में ही खेती करके अपना और अपनी बेटी पावनी का पेट पाल रही थी। जब भी पावनी को 2-3 दिन की छुट्टी मिलती तो वो अपनी माँ से मिलने गांव आ जाती। अगली सुबह पावनी फिर से शहर के लिए रवाना हो गई और फिर कॉलेज में। अब हाय पावनी, कैसी हो? हाय समीर, मैं एकदम ठीक हूँ, तुम बताओ। अब मैं भी ठीक हूँ। आंटी कैसी है? माँ, वो भी एकदम ठीक है। अच्छा पावनी, कल मेरा बर्थडे है, सारे क्लासमेट्स मेरे घर आ रहे हैं, तुम भी आओ ना। मैं सोच कर बताऊंगी। ऐसे मत बोलो यार, सब आ रहे हैं, तुम भी आना ना प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं आऊंगी। पावनी की बात से समीर खुश होकर वहां से चला गया। पावनी बहुत ही समझदार और संस्कारी लड़की थी, इसीलिए समीर पावनी को बहुत पसंद करता था। फर्क इतना था कि पावनी गरीब घर से आती थी, जबकि समीर शहर के बड़े बिल्डर ओम प्रकाश का बेटा था। शाम को पार्टी में समीर के सारे दोस्त आए। जो लड़कियां उस पार्टी में आई थीं, वो सब एकदम मॉडर्न कपड़ों में पहुंची थी, लेकिन एक पावनी ही थी जो साड़ी पहन कर गई थी। फिर पार्टी खत्म होने के बाद, सुनो बेटा समीर, वो जो लड़की साड़ी में आई थी वो कौन थी? पापा वो पावनी है, मेरी क्लासमेट है। अच्छा, मैंने देखा उसे, मुझे बहुत ही संस्कारी लड़की लगी वो। हाँ पापा, वो संस्कारी भी है और बहुत समझदार भी, क्लास में फर्स्ट आती है हमेशा। वैसे उसके हाथ में एक गिफ्ट भी था ना? वो कहाँ है, जरा लेकर तो आओ। ओम प्रकाश के कहने पर समीर पावनी का लाया हुआ गिफ्ट लेकर आया। ओम प्रकाश देखना चाहते थे कि पावनी उनके बेटे के लिए क्या लेकर आई थी। जब ओम प्रकाश ने वो गिफ्ट खोला तो उसमें भगवान गणेश की प्रतिमा थी। तुम्हें पता है कि वो लड़की तुम्हें गणेश जी क्यों देकर गई? अब उसे अच्छे लगे होंगे शायद। बुद्धू, गणेश भगवान बुद्धि के देवता माने जाते हैं, इसीलिए वो तुम्हें गणेश जी की मूर्ति भेंट करके गई है। चलो आओ, इन्हें मंदिर में स्थापित करते हैं। गणेश जी की मूर्ति को मंदिर में स्थापित करने के बाद ओम प्रकाश उस मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बहुत देर तक उस मूर्ति को देखते रहे। ओम प्रकाश को पावनी बहुत ही अच्छी लगी थी और वो ये भी समझ रहे थे कि समीर को भी पावनी अच्छी लगती है, लेकिन अब वो पावनी का मन टटोलना चाहते थे। और फिर एक दिन फोन पर, क्या पावनी आज भी नहीं आई? अरे एग्जाम्स आने वाले हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो एक भी क्लास मिस नहीं करती। चल मैं पता करने की कोशिश करता हूँ। क्या हुआ बेटा, कोई दिक्कत है? पापा, पावनी 3 दिनों से कॉलेज नहीं आ रही है, पता नहीं क्या बात है। तो उसे फोन कर लो। पापा यही तो दिक्कत है, उसके पास फोन नहीं है। तुम चिंता मत करो, तुम कॉलेज जाओ, मैं पता करवाता हूँ। ओके पापा। अब समीर के साथ साथ ओम प्रकाश को भी पावनी की चिंता हो रही थी। शाम तक ओम प्रकाश ने पावनी के बारे में पता लगा लिया। अगली सुबह ओम प्रकाश समीर के साथ अपनी कार में पावनी के गांव की तरफ निकल पड़े। उधर गांव में, मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, तेरे बाबा के जाने के बाद मैं उस मुखिया का कर्जा चुका नहीं पाई, और देख आज मेरी और तेरे बाबा की गलती की वजह से तेरी जिंदगी नरक बनने जा रही है। ऐसा मत कहो माँ, बाबा और आपने जो भी किया वो सब मेरे लिए तो किया, लेकिन अगर मेरी किस्मत में यही लिखा है तो यही सही। कुछ देर बाद पावनी दुल्हन के लिबास में थी, मगर उसके चेहरे पर कोई रंगत नहीं थी। शादी की रस्में शुरू हुई। पावनी को समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी जिंदगी अब कहाँ जाने वाली थी, क्योंकि उसका होने वाला पति मंडप में शराब पिए बैठा था और बार बार गिर रहा था। तभी वहाँ एक कार आकर रुकी जिसमें समीर और उसके पापा ओम प्रकाश बैठे थे। पावनी को दुल्हन के लिबास में देखकर और दूल्हे को नशे में देखकर ओम प्रकाश को गुस्सा आ गया। रुक जाओ। तुम कौन हो और शादी क्यों रुकवा रहे हो? मैं कौन हूँ ये जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर जानना चाहता हूँ कि क्या पावनी शादी के लिए राजी है? ओम प्रकाश के सवाल को सुनकर वहाँ खड़े सारे लोग चुप हो गए और पावनी रोने लगी। ओह,
तो तुम्हारी शादी जबरदस्ती कराई जा रही है। बेटी, तुम्हें ये शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है? अरे ऐसे कैसे जरूरत नहीं है भाई? इसके बाप ने इसकी पढ़ाई के लिए मुझसे 10 लाख रुपए उधार लिए थे हैं, मगर वो तो उधार लेते ही मर गया। अब मैं क्या करूं बताओ? ये बुढ़िया तो मेरा कर्ज चुकाने से रही, इसीलिए मैंने इसकी बेटी को ले लिया। अरे इसे तो एहसान मानना चाहिए मेरा। बाकायदा इस लड़की की शादी करवा रहा हूँ अपने बिरजू के साथ हैं। इस नशेड़ी के साथ ये ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा, तो पावनी की जिम्मेदारी क्या उठाएगा? ए सेठ, तुम अपने काम से काम रखो, समझे? इसके बाप ने पैसे लिए थे ना मुझसे, तो यही चुकाएगी, और कौन चुकाएगा? एक तरह से मैंने खरीद लिया है इसे, समझे? बेटियां बिकाऊ नहीं होती मुखिया, ये शादी हरगिज नहीं होगी। और रही बात तुम्हारे 10 लाख रुपए की, तो ये लो पूरे 15 लाख रुपए हैं, सूद समेत। लगता है बहुत बड़े आदमी हो, है? तभी झट से 15 लाख रुपए निकाल कर दे दिए। बढ़िया है, बढ़िया है। वैसे अब हम तो चले जाएंगे, लेकिन 3-4 लाख इस कमला को भी दे दो, क्योंकि बिना दहेज के इसकी बेटी से शादी कौन करेगा? मेरा बेटा समीर करेगा, अभी इसी मंडप में, वो भी बिना कुछ लिए, समझे? क्योंकि बेटियां खरीदी नहीं जाती, पूजी जाती हैं। अब रुकिए पापा, मैं पहले पावनी से पूछना चाहिए, वो मुझसे शादी करना भी चाहती है या नहीं। इतना कहकर समीर ने बड़ी उम्मीद भरी नजरों से पावनी की तरफ देखा और पावनी आंखों में खुशी के आंसू लिए समीर और उसके पिता के पैरों में गिर पड़ी। और फिर कुछ ही घंटों के अंदर बड़े धूमधाम से पावनी की बारात आई और समीर पूरे सम्मान के साथ उसे ब्याह कर अपने घर ले गया। वर्षा के माता पिता का देहांत हो गया था।